नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर बाल मुकुंद शास्त्री आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मथुरा न्यूज़ 24 चैनल पर। मेरे साथ उपस्थित हैं योगिनी गिरिजेश नंदिनी जी। आज का हमारा विषय है पीसीओडी और पीसीओएस संबंधित जो महिलाओं में रोग होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं, उनका किस प्रकार से यौगिक इलाज किया जाए एवं किस प्रकार से उसको घरेलू उपचार के माध्यम से दूर किया जाए। तो सर्वप्रथम हम लोगों को यह समझना होगा कि पीसीओएस और पीसीओडी है क्या चीज़। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ अथवा पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम करके ये दो नाम से इसको जाना जाता है। यह जो बीमारी है यह अक्सर 15 वर्ष से लेकर के 50 से 55 वर्ष तक के उम्र में महिलाओं के बीच देखा जाता है। यह आज के समय में आप यह कह सकते हैं कि जितने भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी महिलाओं के डॉक्टर हैं, उनके पास आज के समय में 10 में से 8 मरीज पीसीओडी से ही ग्रसित आते हैं। पीसीओडी एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय में, यूट्रस में गांठें बन जाती हैं, अलग अलग फॉलिकल जो है बनने लग जाते हैं। गर्भाशय में जो एग है, जो यूट्रस में एग बनता है हर महीने, एवं महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन होता है हर महीने, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर महीने, तो उसका जो प्रोसेस है उसको बिगाड़ देता है। उस गांठ को वह अलग अलग जगह में डिवाइड कर देता है और वह ऐसे गांठ होते हैं जो कि दर्द उत्पन्न करते हैं। इसको हम लोग नेकलेस सिस्ट भी बोलते हैं। नेकलेस सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक माला की तरह बन जाता है, छोटे छोटे फॉलिकल गर्भाशय में, और इसके कारण महिलाओं में जो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है वो इम्बैलेंस हो जाती है। जो हार्मोनल हमारी बैलेंस होने चाहिए वो डिसबैलेंस होने लग जाते हैं, इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों में बचा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इसके एलोपैथिक में जड़ से ख़त्म करने वाला कोई इलाज नहीं है। इसके जो सिम्टम्स हैं हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि चेहरे पे, महिलाओं में चेहरे पे अत्यधिक बाल एवं बहुत ज़्यादा एक्ने, बहुत ज़्यादा पिंपल्स इत्यादि, बड़े बड़े दाने चेहरे पे, शरीर पर इर्रेगुलर पीरियड्स। तो इन सब ये जो हमारे सिम्टम्स हैं, और इससे क्या होता है कि आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की, बच्चे होने में भी, प्रेगनेंसी में भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं एवं आगे जा कर के एंडोमेट्रियल कैंसर के होने की भी संभावना होती है। इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसऑर्डर्स, थायराइड की प्रॉब्लम्स इत्यादि। एवं अब डॉक्टर लोग क्या करते हैं इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वह डायबिटीज़ की जो गोली है मेटाफॉर्मिन, उसको दे देते हैं। उनके पास इसको जड़ से ख़त्म करने का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि यह जो बीमारी है एक प्रकार की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर यानी कि जीवन शैली बिगड़ने से उत्पन्न होने वाली बीमारी। पहले के समय में महिलाएं दूर तक जाती थीं, पानी भर के लाती थीं, चक्की चलाती थीं, बहुत सारे घरेलू काम करती थीं, शरीर से मेहनत करती थी। परंतु आज के समय में मोबाइल के एवं लैपटॉप के इस युग में देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वह पढ़ने के लिए जाती हैं, पढ़ कर के आती हैं, मोबाइल में लग जाती हैं, लेट नाइट तक जगी रहती हैं, जिस कारण से उनका लाइफस्टाइल बिगड़ चुका होता है। शरीर में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, शरीर में कोई फंक्शन
सुचारू रूप से नहीं हो रहा होता है। इसके साथ में जो भोजन की शैली है, आज के समय हम देखते हैं कि हम लोग बाहरी खाना ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइड चीज़ें। तो वह चीज़ें भी हमारे इन सब चीज़ों को, हमारे हार्मोनल फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार से हम अपने जीवनचर्या को सुधारें, क्योंकि गोलियां तो आपको मिल जाएंगी जो कि एक टेम्पररी रिलीफ मिलेगा आपको उससे, परंतु परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन आपको एलोपैथिक या फिर अन्य कोई मेडिसिन में नहीं देखने के लिए मिल रहा। तो हमें यह आप ध्यान रखना होगा कि हम किस प्रकार से घरेलू उपचार के माध्यम से अपने दिनचर्या को सुधारें एवं योग, प्राणायाम, आयुर्वेद का सेवन करें, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि हमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर ऐसा भी होता है कि मोटापा के कारण भी ऐसा हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी शरीर गतिमान हो, शरीर में कोई ना कोई प्रकार की एक्सरसाइज हम लोग करते रहें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहें, तो हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं और इन सब परेशानियों से बचा सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से योगासन इस रोग में सहायक हैं, लाभ देते हैं। अब हम लोग इसके जो आसना हैं उसमें से सर्वप्रथम मैं एक सीक्वेंस ऑफ आसनास का नाम लूँगा, जो कि सूर्य नमस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं। यह एक ऐसे आसना का सीरीज़ है जिसके माध्यम से सर से लेकर पाँव तक के सभी रोगों में इसके द्वारा लाभ प्राप्त होता है हमें। इसमें 7 आसन होते हैं, जिनमें से पहले 5 7 के बाद रिपीट होते हैं। तो हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, उसके बाद इसके जो पर्टिकुलर आसनास हैं जो इसको प्रभावित करते हैं एवं इसको यूट्रस को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे आसनास हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने के लिए मैट के अग्रभाग में आएँ, आगे की ओर आएँ, दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ लें, नमस्कार मुद्रा में दोनों पैरों को जोड़ करके रखें, आंखें बंद, सूर्य देवता का ध्यान करते हुए। अब सांसों को भरेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे, कमर को पीछे की ओर मोड़ेंगे, सांसों को भरते रहें और हाथों को उठाते रहें। फाइनल स्थिति में सांस सामान्य। अब पुनः सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे, सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे, हथेलियां पैरों की साइड में अथवा पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे। अब सांसों को भरते हुए हम लोग अपने बाएं पैर को पीछे लेकर के जाएंगे एवं दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच जमीन पर रखेंगे। सिर ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, बायां पैर आपका स्ट्रेच होगा पीछे की ओर, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। यह स्वसंचालन आसन है। इसके उपरांत हम लोग पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए 5वीं स्थिति। सांसों को पुनः छोड़ते हुए 6 साष्टांगासना। सीधा लेटेंगे, कमर को हल्का सा एलिवेट करेंगे, ऊपर की ओर उठाएंगे, अंगूठों के ऊपर आपके पैर खड़े होंगे, उंगलियों के ऊपर आपके पैरों की उंगलियों के ऊपर आपके पैर खड़े होंगे, ठुड्डी जमीन पर। अब पैर की उंगलियों को पीछे की ओर स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें, सांसों को भरते हुए सिर को उठाएं, कमर को मोड़ें, कंधों को उठाएं, कोहनी को पीछे की ओर रखें, साइड में ना फैलाएं, कोहनी को पीछे की ओर रखें एवं हल्का सा मुड़ा हुआ रखें, पूरा सीधा ना रखें। यह भुजंगासन है जो कि 7वीं स्थिति है सूर्य नमस्कार की। अब पुनः सांस को छोड़ते हुए हम लोग पर्वतासन का अभ्यास करेंगे, कमर को उठाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को हथेलियों पर एवं पैरों के पंजों पर, एड़ियों पर बैलेंस करेंगे। सांस को पुनः लेते हुए 9वीं स्थिति
असुसंचालन की स्थिति, एक पैर को अपने बाएं पैर को आगे लेकर के आएंगे, दाएं पैर को पीछे, दोनों हथेलियों के बीच में आपके बाएं पैर होंगे, सांस सामान्य होगा फाइनल स्थिति में, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। पुनः सांस को छोड़ते हुए 10वीं स्थिति पादहस्तासन की, आगे की ओर झुकेंगे, पैर हमारा सीधा होगा, घुटना सीधा, ज़्यादा से ज़्यादा कमर के लोअर बैक से हम लोग बेंड करेंगे, सिर को घुटने से छिपाने का प्रयास करेंगे। पुनः सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर को पीछे की ओर मोड़ना है, हस्तोत्तानासन, पीछे की ओर झुकाते हुए सर को, हाथों को। अब नमस्कार मुद्रा में सांसों को सामान्य करते हुए आएंगे, 12वीं स्थिति। तो यह था सूर्य नमस्कार। इसका अभ्यास कम से कम हम लोग 2 से 3 बार और धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 12 बार तक डेली हम लोग करेंगे, तो हमें ऐसी समस्याओं में, महिलाओं को इन रोगों में, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे रोगों में लाभ पहुंचेगा। अब इसके जो पर्टिकुलर आसनास हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने मैट के बीच में आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, 2 से 3 फीट। सांसों को भरते हुए आपके जो पैरों के पंजे होंगे वो सामने की ओर होंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को साइड वाइज कंधों के साइड में कंधों तक फैलाएं। आप अपने दाएं हाथ को बाएं पैर से क्रॉस करते हुए, कमर को मोड़ते हुए हम लोग टच करेंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, घुटना दोनों सीधा, पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं, हथेलियां ऊपर की ओर स्ट्रेच होंगे, आर्म्स ऊपर की ओर खींचना है जितना हो सके आर्म्स को, अपने बाहों को, और ठुड्डी आपकी कंधों के ऊपर रखने का प्रयास करें, हथेलियों की ओर देखने का प्रयास करें। यह त्रिकोणासन का वेरिएशन है। सांसों को भरते हुए पुनः हम लोग वापस आएंगे, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लें। एक बार पुनः पैरों को फैला करके हम लोग दोनों हाथों को शोल्डर की साइड में, कंधों के साइड में फैलाएंगे कंधों तक। पुनः अब बाएं हाथ को हम लोग ले जा करके दाएं पैर की ओर रखेंगे। सांसों को छोड़ते हुए करना है ये अभ्यास। आगे की ओर जब हम लोग नीचे की ओर बेंड करेंगे तो सांसों को छोड़ते रहना है। ठुड्डी को आपको कंधे के ऊपर रखना है, हथेलियों की ओर देखें, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। पुनः सांस को भरते हुए वापस आएं। तो यह है त्रिकोणासन। इसका अभ्यास भी हम लोग कर सकते हैं, यह भी बहुत ही लाभदायक है पीसीओडी, पीसीओएस जैसे समस्याओं में। अब हम लोग बैठ के करने वाले कुछ आसनास करेंगे, तो आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, मैट के बीच में बैठें। पहले सर्वप्रथम हम लोग बैठ के करने वाले आसनों में से अपने मैट के बीच में बैठ करके बद्ध कोना आसन का अभ्यास करेंगे, जो कि एक प्रकार से तितली आसन का भी प्रथम रूप है। तितली आसन के लिए या फिर बद्ध कोणासन के लिए सर्वप्रथम आप लोग अपने मैट पर सीधा बैठ करके दोनों पैरों को सीधा रखें डंडा आसन में। उसके बाद एक एक करके अपने ग्रॉइन रीजन में दोनों एड़ियों को लेकर के आएं। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें, एड़ियों को शरीर के करीब ला करके रखें। अब दोनों पैरों को जोड़ने के बाद पूरे उंगलियों से, पूरे दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को उंगलियों से इंटरलॉक करें, लॉक करें, बांधें। कमर गर्दन सीधी। आप जब कमर गर्दन सीधी रखेंगे और इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके जो कोर है उसमें आपको प्रभाव पड़ रहा है।
आपके पेट पे स्ट्रेचिंग हो रही है, आपके कमर में स्ट्रेचिंग हो रही है, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये साधारण अभ्यास है, ये कोई भी कर सकता है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। योगा कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। योग में हर प्रकार के आसनास हैं। 84 लाख आसनों का वर्णन है, जिसमें से अगर आपने 84 भी आसन शुरू किया, 84 नहीं तो 24 भी आसन आपने शुरू किया, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो सकती। बद्ध कोणासन, सीधे बैठना है, बस आंखें बंद करके हम लोग अपनी सांस पे ध्यान लगा सकते हैं और महसूस कर सकते हैं स्ट्रेचिंग को। इसी प्रकार से इस आसन को हम लोग लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बाद में करके दिखाएंगे उसको। अभी हम लोग बैठ के जो करने वाले आसन हैं उसका अभ्यास करेंगे। बैठ के करने वाले आसना में हम लोग अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पे पहुंच जाएंगे या फिर बीच में आकर के बैठेंगे और पैरों को मैट के सामने सीधे रखेंगे फैला करके। दोनों पैरों को सीधा रखें डंडा आसन में, हथेलियां बॉडी के साइड में ज़मीन पर, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। हम लोग पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं। पश्चिमोत्तान के अभ्यास के लिए पश्चिमोत्तानासन, दोनों हाथों को हम लोग सांसों को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, गर्दन को, कमर को पीछे की ओर हल्का सा बेंड करेंगे। अब सांसों को छोड़ते हुए लोअर बैक से, कमर के नीचे वाले हिस्से से हम लोग छाती को एक्सपेंड करते हुए छाती को चौड़ा करके रखेंगे, तो कमर के नीचे वाले हिस्से से हम लोग बेंड कर पाएंगे। सिर को घुटने से छिपाने का निरंतर प्रयास करना है। हो सकता है कि आपका सर घुटने से ना छिपे, हो सकता है कि आपकी कोहनी ज़मीन पर टच ना हो, परंतु आपको अपने पैरों के अंगूठों को ज़रूर पकड़ना है एवं निरंतर प्रयास करना है कि सर को घुटने से छिपाएं। साथ ही कोहनी को ज़मीन पर रखें, ठुड्डी को घुटनों से छिपाने का प्रयास करें। जितना हो सके निरंतर झुकते रहें, सांस को छोड़ते रहें। यह अभ्यास भी पीसीओडी संबंधित रोग में सहायक है। अब सांस को भरते हुए पुनः हम लोग वापस आएंगे रिवर्स ऑर्डर में। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद एक लंबी गहरी सांस लें आप। इसके उपरांत अब हम लोग जानु शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि पश्चिमोत्तानासन ही आप एक पैर से कर रहे हैं। एक पैर को, अपने दाएं पैर को मोड़ लें एवं बाएं पैर की, बाएं जांघ की जड़ में रख लें। एड़ियों को नीचे नहीं रखना है, जांघों के साइड में, मीडियल साइड में रखना है एवं जड़ में रखना है। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, हल्का सा पीछे जाएं एवं बाईं तरफ तिरछा होते हुए बेंड करें। सिर को पुनः घुटने से छिपाने का प्रयास करें। आप इसको तिरछा भी कर सकते हैं एवं सामने की ओर झुक करके भी कर सकते हैं। सांसों को भरते हुए पुनः वापस आएं। तो यह जो आसन है मैंने इसलिए तिरछा आपको करवाया कि हो सकता है कि कमर की दर्द भी आपके महिलाओं में अक्सर देखा जाता है, तो कमर के दर्द में तिरछा करने में हमें ज़्यादा फायदा होता है। इसी प्रकार दूसरी ओर से हम लोग करेंगे। अब अपने बाएं पैर को मोड़ लेंगे, दाएं जांघ के जड़ में रखेंगे। सांसों को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे। सांसों को छोड़ते हुए हम लोग आगे की ओर बेंड करेंगे। दाएं घुटने से सिर को छिपाने का प्रयास करेंगे। हाथों से अपने दाएं पैर की उंगलियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। सांसों को भरते हुए पुनः वापस हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक भी रुकने का प्रयास कर सकते हैं एवं उसको ग्रेजुअली बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद हम लोग दंडा आसन की स्थिति में पुनः आएंगे और अर्धमत्स्येंद्रासन एवं वक्रासन का अभ्यास हम लोग करेंगे। तो वक्रासन के अभ्यास लिए
हम लोग डंडा आसन की स्थिति में बैठेंगे एवं कमर गर्दन सीधी करके हथेलियों को बॉडी के साइड में, अब अपने बाएं पैर को उठा करके घुटनों पे से मोड़ करके दाएं घुटने के साइड में अपने बाएं पैर को रखें, मीडियल साइड में रखना है आपको। एवं अब हम अपने बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएंगे, पैर को अपने दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, क्रॉस करते हुए, घुटने को क्रॉस करते हुए करना है ये। और जो आपकी दाएं हाथ के को आप मोड़ करके कमर पे रख सकते हैं, अथवा कमर पे नहीं रख पा रहे हैं तो रीढ़ की हड्डी के सामने पीछे की ओर रखें। यह आसन बकरा आसन की स्थिति है। इसी प्रकार हम दूसरी ओर से भी कर सकते हैं। दूसरी ओर से पुनः हम लोग अपने बाएं पैर को मोड़ करके दाएं घुटने के साइड में रखेंगे, सांस को भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं पैर को क्रॉस करते हुए, घुटनों को क्रॉस करते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, कमर को मोड़ करके ठुड्डी आपकी दाईं ओर होगी, जो हाथ आपका पीछे है उस साइड आपकी ठुड्डी कंधे पर होगी। हाथ मोड़ करके कमर पर रखें अथवा रीढ़ की हड्डी के सामने रखें अगर आप असमर्थ हैं तो। सांस को भरते हुए वापस आएं, रिलैक्स। तो यह आसन भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अर्धमशीन आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा सा आप लोगों के लिए घर पर करना कठिन होगा, तो आप लोग किसी गुरु का सानिध्य ले सकते हैं। अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अन्य आसनों की ओर। अन्य आसनों में हम लोग अब लेट के करने वाले आसन करेंगे। हम लोग दाईं ओर करवट लेकर के सीधा मैट पर लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। शवासन की स्थिति में लेटने के लिए हम लोग अपनी हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़ देंगे, पैरों के बीच में गैप देंगे, शांत, पूरी बॉडी को शांत, आंखें बंद, शवासन की स्थिति, सांस सामान्य, सांसों पे ध्यान। तो आइए अब हम लेट करके करने वाले आसन करते हैं। लेट करके करने वाले आसन में सर्वप्रथम आप लोग अपने शवासन की स्थिति में आ जाएंगे, मैट पर सीधा लेटेंगे, सबके समान, पैर आपके दोनों एक दूसरे से अलग खुले हुए होंगे एवं हथेलियां आसमान की ओर होंगी, खुली हुई, बॉडी से थोड़ा सा अलग, चेहरे पे किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, मन शांत, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। यह शवासन की स्थिति है। बिल्कुल मन शांत रखना है, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। अब इसके उपरांत हम लोग दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को शरीर के करीब ला करके हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे। हथेलियों को ज़मीन पर रखने के बाद अब हम लोग उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद आसन, अब इसमें हमें अपने लेग्स को, अपने पैरों को लिफ्ट अप करना है 30 डिग्री तक। हम लोग 30 डिग्री तक कर सकते हैं, 60 डिग्री तक कर सकते हैं, 90 डिग्री तक कर सकते हैं। इसका पूरा प्रभाव हमारे उदर पे पड़ता है, हमारे पेट पे पड़ता है एवं जो पेट के ऑर्गन्स हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन हैं, उस पर पड़ता है, यूट्रस पे पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम लोग करते हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को जोड़ करके 30 डिग्री तक धीरे धीरे उठाएंगे, सांसों को भरते हुए। काउंट डाउन कर सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 करके 10 से लेकर के 25 बार तक बढ़ाने का प्रयास करें, और ज़्यादा हो सके और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। अब सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस लेकर के आएंगे। तो यह उत्तान पादासन की स्थिति है। यह आसन भी हमारे पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याओं में लाभ पहुंचाता है। इसके उपरांत एक और अच्छा आसन हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नौका आसन। नौका आसन बोट पोज
इसके अभ्यास के लिए पुनः हम लोग दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को सीधा ऊपर लेकर के जाएंगे, सर के ऊपर जमीन पर रखेंगे सीधा। अब पुनः सांसों को भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर के आएंगे, सर को उठाएंगे, पैरों को उठाएंगे एवं आपको नाव की तरह बनना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकें होल्ड करें। आपका पूरा इस आसन का प्रभाव पेट पर होगा। पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है, साथ ही पीसीओडी जैसी समस्याओं में भी हमें निदान पहुंचाता है। सांसों को भरते हुए रिलैक्स करते हुए वापस आएं। रिवर्स ऑर्डर में आना है आपको। जिस प्रकार से आप गए थे उसी प्रकार से आप आ सकते हैं। यह नौकासन के बाद कुछ और हम लोग दो मुख्य आसन करेंगे जो लेट करके हम लोग कर सकते हैं। लेट करके करने वाले आसन में सर्वप्रथम हम लोग पवन मुक्ता आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। पवन मुक्ता आसन के अभ्यास के लिए पुनः हम लोग दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ने के बाद दोनों पैरों को हम लोग धीरे धीरे उठाएंगे, हथेलियां साइड में होंगी। पैरों को 90 डिग्री तक उठाने का प्रयास करें। अब 90 डिग्री तक उठाने के बाद घुटने पर से अपने पैरों को मोड़ लें। अब दोनों घुटनों के ऊपर से, पैरों के ऊपर से अपने दोनों हाथों को बांधें। सर को अथवा ठुड्डी को दोनों घुटनों के बीच में अथवा घुटनों से टच करने का प्रयास करें। अगर आप हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर पा रहे हैं तो आप कलाई को पकड़ने का प्रयास करें। कलाई को पकड़ पा रहे हैं तो कोहनी को पकड़ने का आपस में प्रयास करें। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेट पर दबाव पड़ेगा और जो पेट के ऑर्गन्स हैं उनका मसाज होगा। इस अवस्था में भी आप कम से कम 10 सेकंड से लेकर के 25 सेकंड तक रह सकते हैं एवं उसको ग्रेजुअली आप धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। सांसों को भरते हुए रिवर्स ऑर्डर में पुनः आएंगे, दोनों हाथों को छोड़ेंगे, फिर दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ला करके अपने पैरों को नीचे ला करके रखेंगे। पवन मुक्ता आसन। इसके उपरांत एक बहुत ही अच्छा आसन है, वह आसन भी हम लोग कर सकते हैं जिसे हम लोग ब्रिज पोज भी कहते हैं। ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंध आसन। सेतु की तरह आपको पूरी बॉडी को बनाना है। सेतु की तरह बनाने के लिए आप पुनः अपने दोनों पैरों को जोड़ेंगे, हथेलियों को बॉडी के करीब ला करके जमीन पर रखेंगे, दोनों पैरों को पुनः 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक उठाएंगे, घुटनों पे से मोड़ करके अपनी एड़ियों को शरीर के करीब ला करके जमीन पर ही रखें। दोनों पैरों को जमीन पर रखें, एड़ियों को शरीर के करीब। अब पुनः हम लोग धीरे धीरे आराम से अपने कमर को उठाएंगे। कमर को उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास करेंगे और एड़ियों को ज़मीन पर ही रखेंगे। एक एक करके अपने दोनों पैरों के टखनों को, जोड़ को पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठुड्डी आपकी जुगुलार नॉच यानी कि छाती के जो ऊपर गला गोल गड्ढा सा है, वहाँ आपको एडजस्ट करना है ठुड्डी को। और इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमर को लिफ्ट अप करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे। धीरे धीरे हाथों को छोड़ें, कमर को नीचे लेकर के आएँ, पुनः दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं और ला करके ज़मीन पर रख दें। इसे हम लोग सेतु बंध आसन कहते हैं। यह आसन भी आप कर सकते हैं। इसके उपरांत एक और इसके जो मुख्य आसन हैं उनमें से सुप्त बद्ध कोणासन एवं मरकट आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन के लिए हम लोग बैठ करके भी सुप्त बद्ध कोणासन किया जा सकता है। पहले बद्ध कोणासन में बैठें, जिस प्रकार से हम लोग पहले कर चुके हैं तितली आसन के पूर्वाभ्यास को,
उसी प्रकार तितली आसन की पहली स्थिति में हम लोग बैठेंगे एवं कोहनी का सहारा लेकर के सीधे लेट जाएंगे। दोनों आपके पैर मुड़े हुए होंगे, एरिया आपस में, पैर आपके आपस में जुड़े हुए होंगे और सीधे लेट जाना है। वह स्थिति भी आप कर सकते हैं। इसके उपरांत आप लोग मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मरकट आसन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को कंधों के साइड में, शोल्डर के साइड में फैलाएं, कंधों के लेवल तक। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। दाएं पैर को उठा करके सांसों को भरते हुए दाएं पैर को ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री 120 डिग्री तक लाने का प्रयास करें जितना हो सके। अब दाएं पैर को बाएं हाथ से टच करने का प्रयास करें। प्रयास करना है हमें निरंतर, और जो बायां पैर है हमारा सीधा रखने का प्रयास करें। हम जितना हमसे हो पाएगा उतना ही करें। आपकी जो ठुड्डी होगी वो बाएं हाथ की तरफ होगी, दाएं हाथ की तरफ होगी। दाएं हाथ की तरफ देखें। अब पुनः सांसों को भरते हुए वापस आएं, सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरी ओर से भी हम इसका अभ्यास करेंगे। सांसों को भरते हुए बाएं पैर को सीधा ऊपर उठाएं 90 डिग्री 120 डिग्री। फिर सांसों को पुनः छोड़ते हुए दाएं हाथ की तरफ बाएं पैर को ले जाएंगे। बायां पैर हमारा सीधा रहेगा। दोनों पैर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास रहे कि घुटने हमारे सीधे हों। प्रयास रहेगा निरंतर। आपकी ठुड्डी आपके बाएं हाथ की तरफ होगी। रिलैक्स। सांसों को भरते हुए दोनों पहले पैर को लेकर के आएंगे सीधा ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे लेकर के आएंगे। रिलैक्स। तो यह मरकट आसन का अभ्यास हम लोगों ने किया है। यह आसन अगर आप लोग अपनाते हैं अपने जीवन में तो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी समस्याएं महिलाओं में नहीं होंगी। इसके उपरांत हम कुछ आसन कर सकते हैं। कुछ आसन करने के लिए कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ प्राणायाम करने के लिए हम लोग दाईं ओर करवट लेकर के उठ करके बैठेंगे। सहारा लेकर के उठ करके बैठें। अब अपने आसन के बीच में बैठ करके आंखें बंद करके आलती पालती मार लें, अथवा सबसे बढ़िया है कि आप लोग पद्मासन करें, सिद्धासन करें, वज्रासन करें। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ये तीनों आसन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमर के नीचे तकिया लगा लें जिससे कि आपका मेरुदंड, आपकी कमर सीधी रहे और ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में निरंतर होता रहे। अब हम लोग प्राणायाम के अभ्यास के लिए बढ़ रहे हैं। प्राणायाम के अभ्यास के लिए कमर गर्दन सीधी होंगी हमारी। बायां हाथ हमारा घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में होगा, यानी कि पहली उंगली जो इंडेक्स फिंगर है और टिप ऑफ दी थंब, अंगूठे का जो अग्रभाग है वो आपस में टच होगा और हम लोग घुटने के ऊपर रखेंगे दोनों अपने बाएं हाथ को। अब दाएं हाथ से हम लोग नासिग्रा मुद्रा का अभ्यास करेंगे। नासिग्रा मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली को मोड़ लेंगे। पहली और दूसरी उंगली को मोड़ें। नासिग्रा मुद्रा के लिए पहली और दूसरी उंगली को मोड़ लें। अंगूठा दाईं नासिका पर, लास्ट की दो उंगलियां बाईं नासिका पर। अब हम लोग दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके रखेंगे। बाईं नासिका से सांस को खींचेंगे। सांसों को खींचने के बाद बाईं नासिका से दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे। अब दोनों नासिकाओं को बंद करने के बाद कुछ देर रुकें बंद करके। सांस को छोड़ने के लिए आप अपने दाएं नासिका को, अंगूठों को उठाते हुए खोल सकते हैं। सांस को पूरा दाईं ओर से छोड़ें। अब सांस को पूरा छोड़ने के बाद फिर से हम लोग इनहेल करेंगे, सांसों को भरेंगे दाईं ओर से ही।
दाईं ओर से ही सांस को भरने के बाद दोनों नासिकाओं को पुनः बंद करेंगे, होल्ड करेंगे सांसों को। इसके उपरांत हम लोग बाईं ओर से धीरे धीरे सांस को पूरा खाली कर देंगे। यह प्राणायाम का एक राउंड है। इसी प्रकार आप कम से कम 20 से 25 राउंड घर पर कर सकते हैं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसमें जो रेशियो होना चाहिए वह इस प्रकार है कि आपने 1 सेकंड तक सांस को लिया, 2 सेकंड तक सांस को छोड़ा एवं 4 सेकंड तक आपने सांस को रोक करके रखा। 1:2:4 अथवा 1:4:2 ये होना चाहिए। मतलब कि आपने सांस लिया, रोका, सांस छोड़ दिया, पुनः सांस लिया, रोका, सांस छोड़ दिया। तो यह प्राणायाम हम लोग अगर डेली अभ्यास करते हैं तो उससे भी हमारे ऊर्जा अच्छी रहती है शरीर की, एवं रोग मुक्त जीवन हम लोग यापन करते हैं। अब हम लोग बाईं ओर सांस छोड़ते हुए समाप्त करेंगे सेशन को, इस प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। इसके उपरांत हम लोग 2 और प्राणायाम कर सकते हैं। पहला मैं क्रिया बताऊंगा, दूसरा प्राणायाम है। क्रिया में कपालभाति क्रिया है, जिसे काफ़ी जगह प्राणायाम के रूप में भी बोला जाता है। एवं इसके उपरांत हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सर्वप्रथम कपालभाति के लिए हम लोग कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां हमारी ज्ञान मुद्रा में होंगी। पहली इंडेक्स फिंगर और थंब आपस में जुड़ा हुआ होगा दोनों हाथों से, और दोनों हाथ हमारे घुटने के ऊपर शांत मुद्रा में रिलैक्स होकर के रखे रहेंगे। आंखें बंद रहेंगी, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। कपाल भाति, कपाल मतलब कि मुंड, पूरा स्कल, और भाति मतलब चमकना। आपके चेहरे पर भी चमक आएगी, रौनक आएगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी इसके अभ्यास से। एवं पेट की समस्त रोगों को, यूट्रस की रोगों को में लाभ मिलेगा आपको। लंबी गहरी सांस लें, तेजी से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम लोग अभ्यास बढ़ाएंगे, तेजी की ओर गति बढ़ाएंगे। इसको और तेज हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसका जो रेशियो होता है 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार तक जाने का प्रयास कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं तो इसका अभ्यास ना करें। अगर करते भी हैं तो अंडर गाइडेंस करें, अंदर योग गुरु के किसी गाइडेंस में करें। साथ ही अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 30 से 60 बार तक ही जाने का प्रयास करें। यानी कि 2 सेकंड में कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा अथवा एक बार हम लोग सांस को छोड़ सकते हैं। तो यह था कपालभाति का अभ्यास। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, जितना भी आपने तनाव अभ्यास से महसूस किया है, शरीर में स्ट्रेचिंग महसूस की है, मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार आया होगा, अथवा कपालभाति क्रिया से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न हुई होगी, हार्ट बीट बढ़ा होगा, तो उन सभी को शांत करने के लिए अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम लोग कमर गर्दन पुनः सीधी रखेंगे। 2 प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो मैं आपको साधारण तरीका बताऊंगा जो कि आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं। साधारण तरीका यह है कि आपने अपना इंडेक्स फिंगर, पहली उंगली, सारी उंगलियों को मोड़ करके बंद करके मुट्ठी बांध करके पहली उंगली को कान के अंदर आपने बंद कर लिया, आंखें बंद कर ली, कान को बंद कर लिया उंगली से, चेहरे पे किसी प्रकार का तनाव नहीं, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। अब सांसों को भरते हुए, सांसों से, नाकों से भरेंगे सांसों को। आप नाक से ही सांस को छोड़ते वक्त गले से हमिंग साउंड निकालेंगे, भमरे की तरह गुंजन करने की ध्वनि उत्पन्न होगी।
निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। कम से कम 15 से 25 बार तक हम लोग इसका अभ्यास करें। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है मन को शांत रखने का, किसी भी प्रकार की तनाव को दूर करने का। साथ ही इसमें हमारा उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हम लोग ये जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है भंवरे की तरह, उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करें, अथवा उस ध्वनि से उत्पन्न हो रही कंपन को हम लोग महसूस करें। जब हम पूरे स्कल में उसके ध्वनि के माध्यम से उत्पन्न कंपन को महसूस करेंगे तो ENT संबंधित रोग स्वतः ही गायब हो जाएंगे, तनाव दूर हो जाएगा एवं मन पूरा शांत हो जाएगा। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो है अपने आप ही दूर होने लग जाएंगे। साथ ही जो हाइपोथैलेमस है उस पर पूरा इसका प्रभाव होगा, तो आपके हार्मोनल फंक्शंस भी स्वतः ही ठीक होने लग जाएंगे। तो यह था हमारा आज का प्रैक्टिकल सत्र। अब हम लोग आते हैं घरेलू उपचार की ओर। घरेलू उपचार में सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपनी दिनचर्या को सुधारें। दिनचर्या को सुधारने का मतलब लेट नाइट तक ना जगें। साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। नियमित व्यायाम करना अति आवश्यक है ऐसे लोगों को। साथ ही हाई प्रोटीन डाइट भी हम लोग सुबह सुबह ले सकते हैं। कैलोरी जिसमें कम हो ऐसे भोजन हम लोग लें। कम से कम कैलोरी वाले भोजन लेंगे तो वह भी आपके लिए उचित होगा। जितना आप कैलोरी वाले भोजन लेंगे उतना आप इसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो यह ध्यान रहे कि हमें जिसमें कैलोरी ज़्यादा हो रही है वह भोजन ना लें। हाईली प्रोटीनियस डाइट लें, नियमित व्यायाम करें, दिनचर्या सुधारें, सुबह टाइम से उठें एवं प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करें। फ्राइड फूड ना लें, फास्ट फूड और फ्राइड फूड का परहेज करें। जो फ्राई की हुई भोजन है, साथ ही जो फास्ट फूड हैं उन सब का परहेज करें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। नियमित रूप से फाइबर युक्त भोजन करें। चोकर वाले आटा इत्यादि का भोजन करें जिसमें पानी की डिमांड कम होती रहती हो, वैसे भोजन करें। जिस भोजन को करने के बाद हमारे शरीर में पानी की ज़्यादा डिमांड बढ़ती हो, ऐसे फूड को अवॉइड करें। साथ ही हम लोग जो एल्कलाइन फूड है उसका भी सेवन कर सकते हैं। एल्कलाइन फूड, सीजनल फ्रूट्स, पानी जिसमें ज़्यादा हो ऐसे फल का भी हम लोग सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी इत्यादि हम लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम लोग हिप बाथ प्राकृतिक चिकित्सा में ले सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालय पहुंच करके, जिसे हम लोग कटी स्नान इत्यादि बोलते हैं, वह भी हम लोग ले सकते हैं। एब्डोमिनल पैक ले सकते हैं। नियमित रूप से सबसे पहले हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि हमारी जो पेट है उसको हमें साफ कैसे रखें। तो वह पेट को भी साफ रखने में आपको ध्यान देना है। जीवनचर्या को अगर आप सुधार लेंगे तो स्वतः ही यह बीमारी दूर हो जाएगी। मैं यह आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अन्य किसी पैथी में, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग इत्यादि को छोड़ करके अन्य किसी पैथी में इसका कोई इलाज अभी तक नहीं दिखा है। इसका इलाज आपकी दिनचर्या, योग, प्राकृतिक चिकित्सा पर ही निर्भर करता है। तो अपना जीवन सुधारें एवं नियमित रूप से योग, प्राणायाम इत्यादि करें, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अगला कार्यक्रम हमारा सर्वाइकल के ऊपर होगा, तो आप लोग जुड़े रहें। मैं धन्यवाद करता हूं मथुरा न्यूज़ 24 चैनल से। धन्यवाद।